नमस्कार बाल मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे आज हिंदी विराम चिन्ह जिसे अंग्रेजी में पंक्चुएशन भी कहते हैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है, जैसा हम रोड पर जा रहे हैं, रोड पर जाते वक्त ट्रैफिक लाइट आप सभी ने देखा होगा, तो ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि हमें कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है। उसी प्रकार किसी भी वाक्य को बोलते और लिखते समय विराम चिन्ह ही हमें संकेत देते हैं। तो जैसे आप लोग कोई पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, कोई परिच्छेद का वाचन करते हैं, कोई पाठ का वाचन करते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह दिखाई देते हैं। पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम होता है ना। ऐसे बहुत सारे विराम चिन्ह उसमें होते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं विराम चिन्ह की। वाक्य पढ़ते या लिखते समय, वाक्य को पढ़ते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जैसे भी हम कोई भी वाक्य पढ़ रहे हैं, उसमें जो विराम चिन्ह रहेंगे वो चिन्हों के द्वारा हमें समझ में आता है कि ये विराम चिन्ह है, और ये विराम चिन्हों के बारे में हमें समझना पड़ेगा। मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला विराम चिन्ह जो हम देखने वाले हैं, पूर्ण विराम। इसके बारे में कुछ विराम चिन्ह जो है उनके बारे में आप सभी परिचित है। इसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप भी कहते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। अर्थात जब वाक्य हमने पूरा पढ़ लिया, वाक्य पढ़ने के बाद में फुल स्टॉप एक खड़ी लाइन होती है या अंग्रेजी में एक बिंदी होती है, तो उसे हम विराम चिन्ह पूर्ण विराम कहते हैं। परंतु प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। यदि कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है या कोई प्रश्न है तो उसके पीछे प्रश्न आएगा और बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। जैसे सुमित दूध पीकर सो गया, पूर्ण विराम आया। पुस्तक मेज पर रखी है, पूर्ण विराम शब्द आ गया। दूसरा हम शब्द देखेंगे प्रकार इसका अल्प विराम, जिसे कॉमा कहते हैं, और ये कॉमा आपको दिखाई दे रहा है, इसे अल्प विराम हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा सा विराम, थोड़ा सा रुकना। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी हम कोई भी वाक्य को पढ़ रहे हैं, उस वाक्य को बोलते समय हम जब थोड़ा सा भी विराम लेते हैं, थोड़ा सा भी रुक जाते हैं, तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। यानी हमें कब अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। पहला देखिए, जैसा एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए, यानी कभी कभी एक जैसे जब शब्द आ जाते हैं तो उन्हें अलग अलग करने के लिए हम अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी बाजार से आलू, आलू के बाद में यहाँ पर कॉमा दिखाई दे रहा है आपको। प्याज के बाद में कॉमा है, करेले के बाद कॉमा है, टमाटर के बाद, यानी सब सब्जियां हैं। हम सब्जी एक साथ अगर नहीं एक साथ बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए बीच में रुकना बहुत ज़रूरी है। आलू, प्याज, करेले, टमाटर, है ना, धनिया, मिर्च आदि सब्जियां लाए। वाक्यांशों को जोड़ने के लिए राजीव ने विद्यालय से आकर खाना खाया और गृह कार्य किया, खेलने चला गया। राकेश, अनिल, नितिन और दिनेश मेरे प्रिय मित्र हैं। इस प्रकार से दोस्तों के बीच में जो नाम, किसी के नाम के बहुत सारे नाम आ गए, उनको अलग अलग बताने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय बोधक से पहले राधिका ने बहुत इंतजार किया परंतु आंचल नहीं आई। अब यहाँ पर किया, उसके बाद में अल्प विराम थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। समीर ने परिश्रम तो किया लेकिन उससे अच्छे अंक नहीं मिले, तो किया के बाद में यहाँ पर अल्प विराम हमें दिखाई दे रहा है। किसी भी कथन को स्पष्ट करने के लिए, जब हमें कथन को स्पष्ट करना है, जैसे पिताजी ने पूछा तो देखिए यहाँ पे अल्प विराम लगा हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो। अध्यापक ने बताया, फिर बाद में यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो इस प्रकार से
समुच्चय बोधक से पहले कोई भी समुच्चय बोधक शब्द रहे या कोई भी कथन को हमको स्पष्ट करना है, इनके बाद में हमें अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये समझ में आया आपको। इसके बाद में संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद जब कोई भी संबोधन होता है, जैसा हाँ मैं यह बात मानता हूँ, हाँ मैं यह बात मानता हूँ। अब हाँ के बाद में हमने यहाँ पर अल्प विराम लगाया। नहीं, किसी से ना कहूँगा, मैं किसी से भी ना कहूँगा। तो यहाँ पर देखिए नहीं के बाद भी अल्प विराम आपको दिखाई दे रहा है। तो हाँ और नहीं ये संबोधन शब्द हैं, तो इनके बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित वाक्यों के बीच में जब कोई मिश्रित वाक्य आ जाता है तो बीच में थोड़ा सा विराम हमें चाहिए होता है, उस समय भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास, जिनकी कविता संसार में आदर प्राप्त कर चुकी है, भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो यहाँ पर चुकी है और कालिदास के बाद में आपको अल्प विराम दिखाई दे रहा है। तीसरा इसका प्रकार देखेंगे हम अर्धविराम। अर्धविराम में एक आपको डॉट फुल स्टॉप दिखाई देगा और एक कॉमा, तो इसे इंग्लिश में सेमी कॉलन भी कहते हैं। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर ठहरने की आवश्यकता पड़ती है और एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ दूर का संबंध दिखाना होता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे इसका उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। अब देखिए जब हमने अर्धविराम का प्रयोग किया तो थोड़ा सा वहाँ पे हमको अल्प विराम की अपेक्षा कुछ थोड़ा ज़्यादा समय तक विराम लेना पड़ा, इसलिए इसे हम अर्धविराम कहेंगे। तो इसकी पहचान आपको समझ में आ गई होगी सेमी कॉलन की। इसके बाद में निम्न अवसरों पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। हम अर्धविराम का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? और जब संयुक्त वाक्यों में आपस में विशेष संबंध नहीं रहता, यानी जब कोई भी संयुक्त वाक्य है और उसमें आपस में विशेष संबंध नहीं रहता, तब उसे दर्शाने के लिए हमें अर्धविराम का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे खनिज पदार्थों में लोहा मुख्य है पर वहाँ सीसा व जस्ता भी मिलता है, तो यहाँ पर हमने अर्धविराम का प्रयोग किया। एक ही मुख्य वाक्य पर आश्रित रहने वाले वाक्यों के बीच में भी हम अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जब तक हम अकर्मण्य हैं, स्वस्थ हैं, अपनी शक्ति के अनुसार काम नहीं करते हैं, तब तक हमें किसी सुविधा से कोई लाभ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने अर्धविराम का प्रयोग किया। वह परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। यहाँ पर भी हमने अर्धविराम का प्रयोग किया, फेल हो गया, उसके बाद में थोड़ी देर रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया, और ऊपर अकर्मण्य और स्वस्थ हैं के बाद में भी इसका प्रयोग किया। इसके बाद में चौथा प्रकार देखिए प्रश्नवाचक। इससे आप सभी परिचित हैं, क्वेश्चन मार्क जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। वाक्यों में जहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार संदेह प्रकट करने के लिए भी हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पर तुम कहाँ गए थे, यह प्रश्न है। पिताजी ने बच्चे से पूछा तुम कहाँ गए थे, ये प्रश्न हो गया, तो इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। आप यहाँ कैसे पधारे, है ना, यहाँ पर हमें ये चिन्ह दिखाई दे रहा है। उसके बाद में तुमको किसने मारा, ये प्रश्न है, इसके बाद में भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है। और संदेह प्रकट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहेंगे हम। तो मन के भाव यानी हर्ष, शोक, भय, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य में जहाँ पर भी हमें ऐसा दिखाई दे और जहाँ पर हर्ष व्यक्त हो रहा है, शोक व्यक्त हो रहा है, भय व्यक्त हो रहा है, घृणा व्यक्त हो रही है, आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, तो वहाँ पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसके उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पर उदाहरण भी है, जैसे पहला वाह। अब यहाँ पर हम
तारीफ कर रहे हैं, जैसा बहुत सुंदरता के बारे में बता रहे हैं, वहाँ के बाद में आपको एक साइन दिखाई दे रहा है और वही विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। कितना सुंदर दृश्य है, छी कितनी गंदगी है, हे ईश्वर यह बहुत अनर्थ हुआ, आहा आज दिवाली है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को व्यक्त किया जिससे हमें मालूम पड़ रहा है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह उसमें लगा हुआ है। इसके बाद में हम देखेंगे योजक चिन्ह, जिसे हाइफन भी कहते हैं। अंग्रेजी में एक छोटा सा डैश होता है। तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब दो शब्द एक जैसे आ जाते हैं तो उनके बीच में हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अंदर बाहर, माता पिता, छोटा बड़ा, वह बालक कहीं ना कहीं मिल जाएगा, थोड़ा सा, जरा सा और चाहिए। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इनके बीच में हम जो डैश लगाते हैं इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। अब निर्देशक चिन्ह देखिए, वाक्य की समाप्ति पर किसी अन्य वस्तु के निर्देश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसे हम निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। किसी विषय के साथ तत्संबंधी और बातों की सूचना देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमें उदाहरण दिखाई दे रहा है, साहित्य के दो अंग हैं, फिर यहाँ पर हमने निर्देशक चिन्ह लगाया गद्य और पद्य। किसी के वचनों को उद्धृत करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हितोपदेश में कहा गया है, धन पाकर कौन गर्व नहीं करता, गांधी जी का मानना था। फिर हमने यहाँ पर चिन्ह लगाया, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो इस प्रकार से निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण, इसे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। इसे इकहरा और हिंदी में दोहरा कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, वस्तु, पुस्तक या व्यक्ति के नाम, उपनाम आदि को उभारने के लिए किया जाता है, यानी हाईलाइट करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। जब हम इकहरा यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं या इकहरा अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल जब हम करते हैं, तब इसका उपयोग यानी जो नाम है, शब्द है, अक्षर है, वस्तु है, किताब का नाम है, तो इनको हम हाईलाइट करने के लिए, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, तो यहाँ पर देखिए रामचरितमानस के दोनों ओर ऊपर हमको सिंगल इकहरा अवतरण चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसके बाद में दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग हम कब करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात या हम कथन भी कह सकते हैं इसे को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में हम इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। तो हिंदी में दोहरा उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, जैसा पहला है, चंदन सिर हिलाते हुए बोला यह जादुई अंगूठी नहीं है, तो यहाँ पर आपको दोहरा उद्धरण चिन्ह दिखाई दे रहा है। अंकित बेटा तुम्हारी भाषण प्रतियोगिता कब है? तो जिसने भी जो वाक्य कहा उसके बीच में आपको अवतरण चिन्ह दिखाई दिया। अब इसके बाद में लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह का उपयोग हम कब करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षेप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे पंडित है, पंडित को सिर्फ प लिखा हुआ है और बिंदी लाघव चिन्ह लगा हुआ है। डॉक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर को प्रो करके लिखा हुआ है और टेलीविज़न को टीवी, उसके बाद में दो डॉट जो दिखाई दे रहे हैं इसे हम लाघव चिन्ह कहेंगे। 10वां है त्रुटिपूरक हंस पद चिन्ह भी हम इसे कह सकते हैं। वाक्य में जब हम वाक्य लिख रहे हैं, लिखते समय एक आदि शब्द हमारे से छूट जाता है, तब उसे हम इस प्रकार का साइन बताकर इसका हम उसको बीच में ऊपर लिख सकते हैं। जैसे अध्यापक ने कक्षा में कहानी सुनाई, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यहाँ पर दो शब्द हमारे छूट गए तो इसलिए हमने उसमें एक चिन्ह लगाकर ऊपर उन शब्दों को लिख दिया। इसके बाद में विवरण चिन्ह यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, दो बिंदी और एक तो छोटा सा डैश। जब वाक्यांशों के बारे में कोई सूचना, निर्देश या विवरण आदि देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहानी लेखन के मुद्दे नीचे दिए जा रहे हैं, तो ये वाली हमने एक पंक्ति दी और उसके बाद में उसे दर्शाने के लिए
इस चिन्ह को बताया गया। इसके बाद में विस्तार चिन्ह है 12वां। विस्तार चिन्ह डैश 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 इस प्रकार से दिया रहता है उसमें, तो इसे वाक्य अथवा कथन को आगे बढ़ाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग जाता है। तो जिस प्रकार से उदाहरण भी है यहाँ पर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, अब आगे हमको जो भी कुछ लिखना है तो ऐसा डैश 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 करके छोड़ दिया गया है, तो आगे हम कथन मन से बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की लिंक आपको मिल सके। तो मिलते हैं बच्चों हम हमारे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।